नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम छठे सत्र के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 14 हिंदी साहित्य का इतिहास इसका अध्ययन करेंगे। इसमें इकाई नंबर 1 के अंतर्गत रीतिकाल है। रीतिकाल का अध्ययन या रीतिकाल पर हम आज से चर्चा करेंगे। रीति शब्द का अर्थ है पद्धति या ढंग। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरे शब्दों में यह एक शैली या विशेष पद्धति है जिसमें रचना की गई थी उस समय। यह रचना रीति पर आधारित रचना कहलाई गई। यही कारण है कि इसे आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल यह नामकरण दिया और यह काल रीति काल से जाना लगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में 1719 से सन 1900 तक जो भी रचनाएं इस काल में लिखी गई वह रीति पद्धति पर आधारित थी और इसी कारण इस काल को भी रीतिकाल कहा गया। इसकी पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि इस युग को सामान्यतः तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर ही रीतिकाल के नाम से पहचाना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तो भक्ति काल में पारलौकिकता की प्रधानता उपलब्ध होती है। रीतिकाल का साहित्य इससे अलग प्रकार का साहित्य है। इस युग के साहित्य को परलोक तथा मोक्षादि की चिंता नहीं थी, अपितु इसका जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण रहा है। रीतिकालीन साहित्य लोक साहित्य तथा सिद्धांत साहित्य के बीच का साहित्य माना जाता है। इसमें होने वाले पांडित्य प्रदर्शन की प्रबल भावना के कारण कवि कर्म तथा आचार्य कर्म का एक साथ निर्वाह करने वाले साहित्यकारों का प्रभाव ज़्यादा रहा है। भावुकता और कला का अद्भुत समन्वय करने वाले रीतिकालीन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया था। इस युग के कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिकालीन काव्य धार्मिक प्रचार, भक्ति का माध्यम या समाज सुधार का साधन नहीं था। वह भौतिकतामूलक नई दृष्टि का परिचायक था। यह जनपद से राजपद की ओर अग्रसर होने वाली काव्य धारा होने के कारण इसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश के प्रभाव के कारण विलासिता आ गई थी। अतः आलोच्य इकाई में हम रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां, नामकरण तथा प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करने की हम इस अध्ययन में कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं रीति काल का नामकरण। इस युग को रीतिकाल यह नामकरण क्यों और इसके अलग अलग नामकरण कौन कौन से हैं और यह नामकरण किसने दिए, इसका अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य का यह काल उत्तर मध्यकाल जिसे कहा जाता है, नामकरण की दृष्टि से बहुत ही विवादास्पद रहा है। इसे सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यह नामकरण दिया था। उन्होंने अलंकरण की प्रवृत्ति को देखकर या उसकी प्रधानता को देखकर अलंकृत काल यह नाम दिया। उन्होंने इस काल को पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल के रूप में विभाजित करके इसका विवेचन किया, परंतु मिस्र बंधुओं के इस नामकरण का
विद्वानों ने खंडन किया। उनका कहना था कि अलंकार तो सभी कालों में कविता में मिल जाएंगे, परंतु सिर्फ अलंकरण यह इस युग की विशेषता नहीं हो सकती, और इसी कारण उन्होंने इस नामकरण का विरोध किया। इससे स्पष्ट होता है कि मिश्र बंधु भी इस काल की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में रीति को स्वीकारते हैं। दूसरी प्रमुख बात है कि अलंकृत शब्द अपने अर्थ की सीमित सीमा के कारण इस काल की समस्त काव्य प्रवृत्तियों को अपने में समेट नहीं सकता, क्योंकि अन्य प्रवृत्तियां भी कुछ अंश रूप में इस काल में दिखाई देती हैं। अगला नामकरण है श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अनेक युक्तियों के द्वारा विवेच्य काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। उनके मतानुसार इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता ही रही है, और इसी कारण उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहा। परंतु मिश्र जी द्वारा दिया गया यह नामकरण महत्वपूर्ण है, परंतु इसका भी विद्वानों ने विरोध किया, क्योंकि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में प्राप्त होती है, सिर्फ श्रृंगार की नहीं। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है, परंतु वीर काव्य भी इसमें लिखा गया है, और इसी कारण कुछ विद्वानों ने इसे असम्मत या अस्वीकृत किया। और इनमें इसका विरोध करने वाले विद्वानों का प्रश्न यह है कि इस काल में नीति, भक्ति और वीर रस की कविताएं लिखने वाले कवियों को कहा जाए। इस युग के कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का विवेचन भी नहीं किया है। श्रृंगार रस के रति स्थायी भाव तथा उसके आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभव और संचारी भावों का निरूपण इन कवियों के काव्य में ज़्यादा नहीं मिलता, और इसी कारण श्रृंगार काल इस युग को यह नामकरण देना उचित नहीं माना गया जाता है। तीसरा है कलाकाल। रामशंकर शुक्ल जी ने इस काल को कलाकाल के नाम से पुकारा है। उन्होंने इस काल के काव्य में कला पक्ष की प्रधानता देखकर यह नामकरण किया है। साहित्य के दो प्रमुख पहलू होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। आलोच्य काल के काव्य में कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया था। इस पूरे युग में काव्य के चमत्कृत एवं चातुर्यपूर्ण गुणों की ओर विशेष ध्यान देकर कला के नियमों से संबंध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। अतः उन्होंने इस काल को कलाकाल से पुकारा। परंतु विद्वानों ने इस नामकरण पर भी आपत्तियां उठाई। उनका मानना है कि केवल कला पक्ष से कविता नहीं बनती, अपितु काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इतने एकरूप होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और इसी कारण इस नामकरण का भी विरोध हुआ। रीतिकाल। रीतिकाल, इस काल को रीतिकाल यह नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। इस काल के कवियों में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रति ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति थी। इस काल का वातावरण ही कुछ इस प्रकार का था कि प्रायः प्रत्येक कवि रीति परंपरा का अनुकरण करने में गौरव अनुभव करता था। इस युग में रीति परंपरा का निर्वाह करना प्रतिष्ठा का साधन बन गया था। शुक्ल जी के अनुसार इस युग के अधिकांश कवियों के पास काव्य शास्त्रीय दृष्टि थी और वे शास्त्र के अनुसार ही काव्य लेखन किया करते थे। काव्यांग की चर्चा करना और लक्षण ग्रंथ लिखकर पांडित्य प्रदर्शन करना उस युग की प्रमुख विशेषता रही है, और इसी कारण इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के नामकरण से पुकारा। इस पर भी कुछ विद्वानों ने आपत्तियां उठाई थी, परंतु ज़्यादातर विद्वानों ने इस नामकरण को स्वीकार किया। कुछ आक्षेप भी इस नामकरण पर किए गए, परंतु यह नामकरण जो है
वह सर्वव्यापक हो गए और सभी विद्वानों ने इसे एक साथ रीतिकाल के नाम से पुकारा गया। अगला नामकरण है उत्तर मध्यकाल। मिश्र बंधु आचार्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को उत्तर मध्यकाल भी कहा है, क्योंकि मिश्र बंधु तथा आचार्य शुक्ल जी ने मानव मनोविज्ञान के आधार पर इस काल को मध्यकाल नाम दिया था। मानव मनोविज्ञान किसी भी कालावधि को सामान्य तथा 3 भागों में विभाजित करता है, आदि, मध्य और अंत या आधुनिक। शुक्ल जी ने मध्यकाल में 2 प्रमुख प्रवृत्तियों को देखकर प्रथम भाग को पूर्व मध्यकाल और दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल यह नाम दिया था, जिसमें उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। इस प्रकार इस नामकरण पर भी कुछ आपत्तियां उठी। विद्वानों ने इसका भी विरोध किया और इसको उत्तर मध्यकाल जो नामकरण दिया था उसका भी विद्वानों ने विरोध किया है। उनका मानना है कि इस नामकरण से साहित्य की किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, यह केवल काल के आधार पर नामकरण किया है और इसी कारण इस नामकरण का विरोध हुआ। अगला नामकरण है भौतिकवादी साहित्य। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने रीतिकालीन साहित्य में होने वाली भौतिक दृष्टिकोण की प्रधानता को देखकर इसे भौतिकवादी साहित्य यह नामकरण दिया। इसमें पारलौकिकता या मोक्षादि की चिंता न होकर भौतिक जीवन को ही महत्वपूर्ण माना है, अतः यह नाम दिया गया। इस नामकरण का कोई विशेष महत्व नहीं स्वीकार किया गया और इसी कारण यह नामकरण भी विद्वानों ने उचित नहीं माना और अंत में सभी विद्वानों ने इस काल को रीतिकाल के नाम से ज़्यादा महत्व दिया और यह हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को रीतिकाल यह नामकरण ही सर्वसम्मत सिद्ध हुआ। धन्यवाद।